Welcome to Discover Movies. तो इस कहानी के पहले और दूसरे हिस्से में हमने काफी कुछ जाना, काफी कुछ देखा। कहानी ज्यादातर रेडिक के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। जैसे कि शुरुआत के पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे वो एक प्लेनेट पर फंस जाता है और आखिर में काफी मुश्किलों से वो और दो लोग वहाँ से निकल आए। दूसरे हिस्से में उसका सामना नेक्रोमोंगर रेस से हुआ और हम ये भी जान गए कि रेडिक एक फ्यूरियन है और वो अपनी नस्ल का आखिरी अल्फा है। उसने लॉर्ड मार्शल को खत्म किया जैसा कि प्रोफेसी में था। उसने जेक को खो दिया और फिर वो नेक्रोमोंगर्स का लॉर्ड मार्शल बना, पूरी आर्मी का। अगर अभी तक आपने प्रीवियस कहानी नहीं देखी है तो उसके पहले दो पार्ट्स देख लें। तो कहानी शुरू होती है रेडिक से, जो कि किसी वीरान प्लेनेट पर काफी जख्मी हालत में था और उसके साथ क्या हुआ है ये हम थोड़ी देर में आगे जान पाएंगे। वो रेंगते हुए जा रहा था और उसे प्यास भी लगी थी। वहाँ से कुछ पानी उसे मिलता है मगर वो जहरीला था। उसका पैर भी काफी जख्मी था और ये जगह भी काफी अजीब सी थी। अब वो किसी शेल्टर की तलाश में था। तब इसी प्लेनेट के भेड़िया वो उसका शिकार करने के लिए आते हैं। रेडिक जो कि काफी जख्मी था, उनका मुकाबला आसानी से नहीं कर सकता था, तो वो उनसे पानी में छुप जाता है और वो भी काफी देर के लिए, जहाँ पर उसका दिल धड़कना वो काफी धीमा हो जाता है। खैर भेड़िया तो वहाँ से चले जाते हैं और वो बाहर भी आता है, मगर थोड़ी देर के बाद उनमें से एक भेड़िया वो रेडिक पर हमला करता है। रेडिक उससे अपनी जान बचाता है और वहाँ पर वो लोहे का एक पीस फेंक देता है, जिससे कि वो भेड़िया, जो कि एक तरह से इस प्लेनेट की डॉग्स भी हैं, वो वहाँ से चला जाता है। रेडिक उससे तो अपनी जान छुड़ा लेता है और इसके बाद वो केव में जाता है, अपने पैर का इलाज करता है। और दूसरी तरफ छोटे तालाब थे। रेडिक ने अभी उसे पार नहीं किया था और पार करने का इरादा था, मगर वहाँ पर भेड़िया थे। वो वहाँ पर आता है और उस पानी के सामने खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में उस पानी से खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और उस भेड़िया का शिकार करते हैं। रेडिक समझ आता है कि पानी को पार करना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी क्रिएचर्स इसमें हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। वो सिर्फ बड़े और ताकतवर ही नहीं है बल्कि वो जहरीले भी हैं। वो अपने शिकार को पहले अपने जहर से मारते हैं और अब उस भेड़िया को मारने के बाद वो क्रिएचर रेडिक पर हमला करते हैं, मगर रेडिक वो खुद को किसी तरह से बचा लेता है और एक खंडर में जाकर वो खुद को एक जगह बंद करता है। और यहाँ हमें रेडिक अपनी वो कहानी सुनाता है कि आखिर वो इस प्लेनेट पर कैसे आया। इसकी शुरुआत उस टाइम से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ टाइम के लिए रेडिक वो लॉर्ड मार्शल बना था, यूनिवर्स की सबसे खतरनाक आर्मी का लीडर। सब उसके कंट्रोल में था, मगर ये सब रेडिक के लिए आसान नहीं था। वो एक आजाद इंसान था, मुश्किलों से लड़ने वाला शख्स था और वो सख्त हालात में सरवाइव करने वाला था। तो राजा वाले काम उसे सूट नहीं करते थे। दूसरा, उसके लिए सब किसी सर दर्द से कम नहीं था, क्योंकि हर बार कोई ना कोई उसे मारना चाहता है। मतलब कि हर सेकंड बस उसकी जान को खतरा था। अब इस रेस का उसूल तो हम जानते ही हैं कि जो भी लॉर्ड मार्शल को मारेगा वो अगला लॉर्ड मार्शल होगा। अब वाकू ने पहले भी कोशिश की थी मगर वो नाकाम रहा। वैसे शुरुआती सीन्स में रेडिक पर एक औरत वो हमला करने के लिए आई थी, उसे मारने के लिए, मगर रेडिक वो खुद एक शिकारी है, उसका शिकार करना इतना आसान नहीं। इसके बाद उसकी वाकू के साथ भी बात होती है और इस कॉन्वर्सेशन में रेडिक उससे कुछ मांग करता है, क्योंकि शुरू से ही वाकू वो लॉर्ड मार्शल बनने के चक्कर में था। तो अब रेडिक को अपने घर, अपने प्लेनेट फ्यूरिया जाने के लिए कहता है, मगर जितने भी पुराने नक्शे थे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए थे और फ्यूरिया का नक्शा वाकू के दिमाग में था। तो यहाँ पर इन दोनों में डील होती है कि वाकू रेडिक को फ्यूरिया प्लेनेट पर पहुंचाएगा और वाकू वो यहाँ का लॉर्ड मार्शल बन जाएगा। हर होता तो ऐसा ही है। एक शिप और वाकू के कुछ लोग वो रेडिक को एक प्लेनेट पर ले जाते हैं। यहाँ पर ये प्लेनेट बंजर था और रेडिक को लगा कि शायद ये फ्यूरिया है, मगर नहीं, असल में वो लोग रेडिक को यहाँ पर मारने लाए थे। और सबसे बड़ा धोखा जो उन्होंने किया वो उसे इस गुमनाम प्लेनेट पर ले आए। वहाँ लाने के बाद वो सभी उसे मारने की कोशिश करते हैं। रेडिक वो सेल्फ डिफेंस में लड़ता है, मगर वाकू का एक खास आदमी जिसका अजीब सा चेहरा था वो रेडिक को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। और बाद में आप कहानी समझ ही गए हैं कि वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन रेडिक इस हादसे में जिंदा रहा, मगर काफी जख्मी हालत में था। और अब रेडिक वो एक ऐसे वीरान प्लेनेट पर फंस गया था जहाँ कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है, मगर अब वो इसी हालत में सरवाइव करेगा क्योंकि रेडिक वो इसी में माहिर है। तो वो प्लानिंग शुरू करता है और अब वो इस प्लेनेट के जिस एरिया में था वो बहुत
ही बंजर था, मगर उस खतरनाक पानी के उस पार जहाँ पर वो मॉन्स्टर, वो जमीन थोड़ी सी अच्छी है। इस केव में भी उसे फ्रेश वाटर मिलता है और यहाँ पर पॉन्ड्स में मछलियाँ या ईल्स हुआ करती थी, जिस पर रेडिक वो गुजर रहा था। मगर ये काफी नहीं था, उसे आगे और भी सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। पहले तो वो उन्हें भेड़ियों में से एक का बच्चा वो अपने साथ ले जाता है, जो कि उसका बॉडीगार्ड बनेगा। एक साथी वो उसे पिंजरे में रखता है और अब वो जान गया था कि इन क्रिएचर के पास जहर का पावर है, तो वो ये सोचता है कि वो अपनी बॉडी में ये जहर इंजेक्ट करेगा और अगर ये क्रिएचर इसे काटेंगे भी तो जहर का उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही इसके लिए इम्यून हो चुकी होगी। अब वो अपने डॉग में भी ये इंजेक्ट करता है। वो खुद भी जख्मी था, तो इस सब में उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर जब वो बिल्कुल तैयार हो जाता है तो वो उन क्रिएचर का मुकाबला करने के लिए निकल जाता है, जहाँ से उसे रास्ता पार करना था। अब यहाँ पर रेडिक और इन क्रिएचर की जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ तक कि वो उनकी मदर से भी बच के निकल जाता है और अपने डॉगी को भी वो अपने साथ ले जाता है। और फिर कहानी कुछ टाइम आगे जाती है, जहाँ पर रेडिक वो इसी प्लेनेट पर था और बस ट्रेवल ही कर रहा था। शायद उसे कोई ऐसी जगह मिल जाए या फिर कोई ऐसी चीज जिससे कि वो इस प्लेनेट से निकल जाए। और वो प्लेनेट से इसलिए निकलना चाहता था क्योंकि वो वाकू से अपना बदला लेना चाहता था। अब उसने अपने डॉग को काफी अच्छे से ट्रेन किया था, जिससे कि वो रेडिक की बात समझता था। ऐसे ही एक दिन जब ये लोग वॉक पर निकलते हैं तो उसके डॉग उसके मुंह में एक बॉल थी और ये देखकर रेडिक को समझ आता है कि शायद आसपास इंसान भी हैं। इसके बाद उसे कुछ ट्रैप और बड़े जानवरों के स्केलेटन मिलते हैं और कुछ दूर जाने पर वहाँ पर इंसानों का बनाया हुआ एक स्टेशन था, मगर वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। रेडिक खुद वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है और अब ये जगह ये भाड़े के कातिलों की थी। खैर यहाँ पर उसे कुछ खाना मिल जाता है और अब वो कुछ प्लानिंग करने लगा था, क्योंकि अब वो इस प्लेनेट से निकल सकता था। उसी दिन बारिश होती है और ये बारिश अच्छी नहीं थी, ये एंड में हमें पता चलेगा। इसके बाद रेडिक वो इस स्टेशन में जाता है और अपनी आइडेंटिफिकेशन का सिग्नल वो यूनिवर्स में भेजता है। खासकर ये सिग्नल बाउंटी हंटर्स को मिलने वाला था। इस इमरजेंसी सिग्नल के बाद वहाँ पर एक शिप की एंट्री होती है, जो कि असल में बाउंटी हंटर्स की टीम थी और यहाँ पर उनकी टीम का लीडर सेंटाना उसे यहाँ पर पकड़ने आता है। वो अपना शिप स्टेशन के साथ ही लैंड करता है। उसकी टीम में भी कुछ लोग थे, जैसे कि डेज, लूना और बाकियों को हम आगे जान जाएंगे। खैर जब सेंटाना वो अपना शिप यहाँ पर लैंड करता है, पहले तो वो पावर नोड्स निकाल देता है। असल में यही शिप का एनर्जी सोर्स है। पहले तो सेंटाना वो नोड्स को निकाल कर एक लॉकर में रख देता है। उसके लोग वो उस पर चेक रखते हैं, मगर उन्हें कोई नहीं मिलता। अब रेडिक ने स्टेशन के दरवाजे पर लिखा था कि एक जहाज छोड़ दो या मरो। डेज वो इस बात का मजाक भी उड़ाता है कि रेडिक को गिनती भी नहीं आती, हमारे पास तो एक ही जहाज है। इसके बाद सेंटाना वो अपने साथी लूना को एक कैदी आजाद करने के लिए कहता है। वो एक लेडी थी। लूना उसे आजाद करता है और उनसे दूर भी भागता है, मगर सेंटाना ये अच्छा इंसान नहीं था, तो वो उसे शूट करता है और वो वहीं पर मर जाती है। और रेडिक जो वहाँ पर छुपा हुआ था वो ये सब देख लेता है। इसके बाद सेंटाना अपने एक बॉक्स लेकर बाहर आता है और तेज आवाज से कहता है कि मेरा नाम सेंटाना है, और फिर वो अपने आने की वजह बताता है कि वो यहाँ पर रेडिक का सर लेने आया है और अपने आप को बड़ा ही पावरफुल कहता है। खैर उसके साथी जो थे वो यहाँ पर उन्होंने रेडिक के बारे में काफी कुछ सुना था, तो वो रेडिक से पंगा नहीं लेना चाहते थे। ये लोग आते हैं, अपनी सेटिंग वगैरह करते हैं। जैसे ही एक कैमरा फिट करते हैं, आसपास डिटेक्टर्स अब वो इसी स्टेशन में थे कि सेंटाना को किसी अनजान जहाज के आने का सिग्नल रिसीव होता है और अब वो उसे यहाँ पर लैंड करने से मना करने के लिए सिग्नल भेजता है, क्योंकि रेडिक को पकड़ने का जो इनाम था वो नहीं चाहता था कि वो किसी और को मिले और वो ये चांस मिस कर दे। खैर उसके मना करने के बावजूद वहाँ पर वो जहाज लैंड करता है और उसमें एक अलग ही टीम थी। उनका लीडर था जोनस और ये नाम हमने कहानी के पहले हिस्से में भी सुना था, तो ये एंड में हमें पता चलेगा कि ये है कौन। उसकी टीम में भी कुछ काबिल लोग थे, जैसे कि डेल नामी एक लड़की। खैर आते हैं जोनस, वो सेंटाना को कह देता है कि मैं तुम्हारे काम में कोई टांग नहीं अड़ाऊंगा और हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, मगर फिर भी सेंटाना वो उसे दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद सेंटाना वो जोनस को कहता है कि हमें तुम्हारी जहाज का पावर नोट चाहिए, क्योंकि वो रेडिक ने हमारी पावर सप्लाई वो बिगाड़ दी है। खैर वो ये भी मान जाता है और अब रेडिक वो वहाँ पर बाहर ही था और उसने साफ साफ कह दिया था कि मुझे बस एक जहाज चाहिए। शुरू में तो इन दोनों कैप्टन्स की कुछ खास नहीं बनती, मगर उसी रात कोई चीज सेंटाना के ट्रांसमिशन को बिगाड़ देता है। देखने पर पता चलता है कि ये वही डॉग है। खैर डाइस उसे मारने में कामयाब नहीं होता और सेंटाना का जो सिस्टम था वो थोड़ा बिगड़ जाता है, तो अपने ट्रांसमीटर को वापस से ठीक करने के लिए सेंटाना और उसका एक साथी वो वहाँ पर जाते हैं, मगर दूसरी तरफ जोनस वो सेंटाना को वार्न करता
कहता है कि शायद यहाँ हमारे लिए रेडिक ने जाल बिछाया है। और थोड़ी देर के बाद सेंटाना का एक आदमी एक खतरनाक ट्रैप में बुरी तरह फंस जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ तक कि सेंटाना का एक और साथी भी मारा जाता है। तो अब 2 आदमी गए। सभी लोगों में डर बैठ जाता है कि रेडिक से पंगा लेना मतलब कि शेर के मुंह में हाथ डालना है। मगर यहाँ पर जोनस या उसके लोग वो इनके काम में दखल नहीं देते। सेंटाना ट्रैप्स भी ले आता है और जब उसे ये लग रहा था कि उसकी हालत काबू से बाहर है तो वो जोनस से मदद मांगता है। मगर डेल वो उसकी खूब पिटाई करती है क्योंकि वो उससे हमेशा बदतमीजी करता है। अब यहाँ पर जोनस वो अपना असली रूप दिखाता है क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया था। वो सेंटाना को कहता है कि तुम हमारे लिए काम करोगे और डेल के अंडर काम करोगे, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता मगर अब वो भी मजबूर था। यहाँ पर जोनस सेंटाना को कहता है कि असल में मैं सिर्फ रेडिक के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे सिर्फ 1 दिन के लिए वो जिंदा चाहिए और बाकी वो जो भी उसके साथ करना चाहते हैं कर लें। यहाँ से जोनस और उसकी टीम का काम शुरू होता है। तो पहले वो उस डॉग को शूट करते हैं, खासकर उस पर एक ट्रांसमीटर लगाते हैं। उन्हें पता था कि वो जख्मी होने के बाद अपने मालिक के पास ही जाएगा, तो ये लोग अपनी बाइक्स लेकर उसका पीछा करते हैं और एक केव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें रेडिक तो नहीं मिलता मगर अपना एक मरा हुआ साथी जरूर मिलता है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर असल में रेडिक नहीं है और वो बस इनको भटका रहा था और उसका असल मकसद तो कुछ और ही है। इस पॉइंट को याद रखें। सेंटाना ने दोनों शिप्स के पावर नॉड्स निकाल कर एक लॉकर में रख दिए थे। हमें स्टेशन का सीन दिखाया गया है जहाँ पर रेडिक आ गया था। जब दूसरी तरफ जोनस को पता चलता है कि ये रेडिक की चाल है तो वो जल्दी से स्टेशन पर आता है और सबको वार्न करता है कि रेडिक यहाँ पर है या फिर वो यहाँ पर आया था। उनका सारा शक वो पावर नॉड्स पर जाता है क्योंकि वहाँ पर लिखा था फेयर ट्रेड। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि रेडिक वो यहाँ से पावर नॉड्स लेकर चला गया, मगर ये बात सेंटाना नहीं मान रहा था कि चाबी तो सिर्फ उसके गले में है, तो फिर आखिर वो ये कैसे कर सकता है। इसके अलावा सबको डर था कि शायद उसने वहाँ पर कुछ रखा भी हो जैसे कि कोई बॉम्ब। तो सेंटाना वो डरते डरते लॉकर को खोलता है और नोट्स वहाँ पर ही थे, मतलब कि वो उसे वहाँ से नहीं लेकर गया था। मगर इसके बाद रेडिक वो उन नोट्स को काफी ही चालाकी से ले जाता है जब वो बेवकूफ लॉकर को खुला ही छोड़ देते हैं। तो रेडिक आता है और जब उनका ध्यान नहीं था तो वो नोट्स को ले जाता है। शुरू से ही रेडिक का ये प्लान था। खैर नोट्स ले जाने के बाद वो उन्हें काफी दूर ले जाकर छुपाता है और अब ये लोग पावर नोट्स के बिना बिल्कुल बेकार थे, मतलब वो इस प्लेनेट से निकल ही नहीं सकते थे। उस टाइम रेडिक देखता है कि एक खतरनाक तूफान आने वाला है और साथ ही बारिश भी। अब उन्हें पता चल गया और वो अपनी इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। पावर सप्लाई तो रेडिक ने पहले ही बर्बाद कर दिया था, तो वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो बैकअप बुलाएंगे। मगर इतने में रेडिक वो उनके मरे हुए साथी के रेडियो से उनसे कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि अब बहुत देर हो गई है और जोनस वो उसे धमकाता है, डराता है कि जाओ कहीं भी छुप जाओ लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मगर रेडिक वो कहता है कि सामने देखो और वो खुद चलकर उनके पास आ रहा था। वो अपने सारे हथियार वो फेंक देता है क्योंकि वो बातचीत करने के लिए आया था। और अब वो यहाँ पर जब रेडिक और जोनस की बात होती है तो हम जान पाते हैं कि असल में ये उस जोनस का फादर है जो कि कहानी के पहले हिस्से में प्लेनेट पर मारा गया था। उसका फादर वो यहाँ पर आया था ताकि वो ये पता कर सके कि वो जिंदा बचा है या फिर नहीं, या उसे रेडिक ने मार डाला। खैर ये तो हम भी जानते हैं कि वो बुरा इंसान था और वो अपनी गलती की वजह से ही मारा गया था। अब सेंटाना वो तो रेडिक का सर ले जाना चाहता था, मगर रेडिक वो उसके सामने ये शर्त रख देता है कि मुझे एक जहाज चाहिए और मैं दोनों नोट्स वो तुम्हें दे दूंगा। और साथ ही वो उन्हें वार्न भी करता है कि बारिश शुरू होने वाली है और उसके शुरू होने तक मैं तुम सभी को वक्त देता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर यहाँ पर सेंटाना रेडिक को ऐसे जाने नहीं दे सकता था। वो उसे मारने वाला था, जिस वजह से रेडिक का डॉग उस पर हमला करता है और डेल ने रेडिक पर ट्रैंकुलाइजर का निशाना भी लगाया था। सेंटाना वो रेडिक की डॉग को मार देता है और यहाँ पर रेडिक उसे मारने के लिए बढ़ रहा था, मगर डेल वो शूट करता है और रेडिक को बेहोश कर देता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग रेडिक को पकड़कर स्टेशन में लाते हैं। वो होश में आता है और जोनस बार बार उससे पूछता है कि बताओ उस प्लेनेट में मेरा बेटा जिंदा निकला था या फिर नहीं। रेडिक ये बात क्लियरली नहीं करता, मगर वो ये कहता है कि तुम लोगों को मुझसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि अब जो होगा तुम मेरे डर को भूल जाओगे। और उसने उन्हें बारिश
तक का टाइम दिया था। अब यहाँ पर रेडिक वो जोनस को कुछ भी नहीं बताने वाला था, तो वो उसे सेंटाना के हवाले करता है और सेंटाना उसका सर काटने वाला था, उस बॉक्स में रखने वाला था। मगर यहाँ पर हलचल होती है और रेडिक ने सेंटाना को कहा था कि वो उसी की तलवार से उसका सर काटेगा, और वो ऐसा ही करता है और वो सेंटाना का सर काट देता है, वो भी तलवार को एक लात मार के। खैर इसके बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि इस प्लेनेट पर कुछ है जो कि रेडिक से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शुरू वाले जो मॉन्स्टर्स थे पानी वाले, वो अब बारिश के पानी में बाहर जिंदा रह सकते थे। तो अब वो बाहर आ गए और वो इन लोगों पर हमला कर देते हैं। दो को तो वो वहीं पर मार देते हैं और वो रेडिक को भी आजाद कर देते हैं, क्योंकि असल में रेडिक वही उन्हें वहाँ से निकाल सकता था। वो जोनस से डील करता है कि एक शिप तो मुझे दोगे और मैं तुम्हें पावर नॉट्स दे दूंगा। खैर जोनस वो ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। अब सेंटाना का आदमी डेज, रेडिक और जोनस उन नोट्स को लेने जाते हैं। अब यहाँ पर रास्ते में भी उनका सामना मॉन्स्टर से होता है और एक पॉइंट पर डेज वो जोनस की बाइक को गिरा देता है। खैर वो लोग फिर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। रेडिक वो पावर नॉट्स निकाल रहा था और तब वो जोनस को ये भी रिवील करता है कि उसने उसके बेटे को नहीं मारा, वो खुद ही मारा गया था अपनी गलती की वजह से। और अगर आपको याद हो तो पहले हिस्से में उसने जेक को मारने की बात की थी, बाद में उन क्रिएचर्स ने उसे खत्म कर दिया। अब जोनस और रेडिक बातें ही कर रहे होते हैं कि डेज वो जोनस पर हमला करने के लिए आता है और रेडिक को मारने ही वाला था, मगर रेडिक ही उसे मार देता है। इसके बाद वो और जोनस वो पावर नॉट लेते हैं, मगर बाइक खराब हो गई और अब वो मॉन्स्टर वो बहुत ज्यादा थे और अब वो चारों तरफ आ गए थे, तो वो लड़ने का फैसला करते हैं और इस लड़ाई में वो दोनों काफी क्रिएचर्स को मार देते हैं, मगर एंड में रेडिक को एक क्रिएचर बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि जोनस वो उसकी हेल्प कर रहा है, मगर वो उसकी कमर से पावर नॉट लेकर चला जाता है और रेडिक वहीं पर बेहाल पड़ा था। खैर बाद में वो अपने जख्म पर एक गर्म पत्थर रख देता है और दूसरी तरफ जोनस वो ही अपने लोगों तक पहुंच गया था। उन्होंने पावर नॉट्स फिट कर दिए थे और रेडिक वहाँ पर क्रिएचर्स के बीच में फंस गया था और एक क्रिएचर वो उसे मारने ही वाला था, मगर तभी फायर होने लगते हैं और उन सभी क्रिएचर्स को मार दिया जाता है और जोनस वो उसकी हेल्प करने आया था उसे वापस शिप में लाते हैं और एंड में हम देखते हैं जहाँ पर रेडिक को उन्होंने एक जहाज दिया और रेडिक वो ये कहकर चला जाता है कि अब वो फ्यूरिया पर जाने वाला है और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।